न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले यहाँ पर फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी और पुश एंड पुल। सिंपल ये फोर्स की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर्शिया के। इनर्शिया क्या होता है? कॉज अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। सिंपल सीधा सा मतलब है बॉडी अपनी स्टेट में रहना चाहती है। ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। मतलब बॉडी जैसी है वैसी रहना चाहती है और अगर उसमें तुम थोड़ा भी छेड़छाड़ करोगे तो वो उस बात का अपोज करेगी। ठीक है, तो ये सिंपल इनर्शिया का मतलब है। अब बॉडी के अंदर जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। दैट मीन्स इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। तो दो तरह का हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट सिंपल जैसे मैंगो का पेड़ है। ठीक है, मैंगो का पेड़ है और उसकी जो ब्रांच है उसको हिलाकर तुमने मैंगो गिरा दिया। ठीक है, तो फॉल ऑफ मैंगो, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरी हम बात करें कि बस या ट्रेन में जब भी बैठे हो और बस या ट्रेन सडनली स्टार्ट हो जाती है तो पैसेंजर जो उसके अंदर बैठे हुए हैं उनका क्या होता है? फॉल बैक, पीछे की तरफ क्या करते हैं? झुक जाते हैं। ठीक है, तो वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस अचानक से जब रुकती है, स्टॉप होती है, तो जो भी व्यक्ति उसके अंदर बैठा होगा वो आगे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? बॉडी डू नॉट चेंज इस स्टेट ऑफ रेस्ट और a state of motion until unless an external force applied on it। ठीक है, बॉडी अपना जो है स्टेट, चाहे वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है वर्ड एक्सटर्नल फोर्स पर। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे बॉडी की स्टेट में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इक्वल्स टू रेट इन चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा dp बाई dt। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। पी फाइनल अपॉन डेल्टा टी, या फिर इंटीग्रेट करेंगे एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंस्टेंटेनियस अगर हम बात करें dp वेक्टर अपॉन dt, या और p मोमेंटम जो हो जाएगा m इंटू v हो जाएगा, उसके साथ टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। m कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेंगे, dv बाई dt। ठीक है, जैसे वेरिएबल मान रहे हैं वो हम dt के साथ ऐड कर देंगे। अब क्या बोल रहा है? ये जो है मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है तब, और मास वेरिएबल है ये वाला, जब मास वेरिएबल है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तब। F इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी। ठीक है, यहाँ से F इक्वल्स टू एम ए हमारा आ गया। ठीक है, जिसे हम सेकेंड लॉ में मोस्टली यूज करते हैं। F इक्वल्स टू एम ए बहुत जगह यूज होता है। F इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी, ये किधर यूज होता है? तो ये होता है रॉकेट प्रॉब्लम्स में। ठीक है, रॉकेट प्रॉब्लम्स में वेरिएबल मास वाला कंसेप्ट लगाया जाता है, तो वहां पर फोर्स F इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी, मास को वेरिएबल पर F इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, तो ये पता चल गया दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज करनी है। तो पहला तो सिंपल एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई बॉडी का मास दे दिया है, फोर्स कितना लगेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सारी चीज एफ इक्वल टू एम ए एम डी वी बाई डी टी से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जब एफ इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, जब मास वेरिएबल दे रहा होगा रॉकेट प्रॉब्लम्स में, तो वहां पर ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जितनी भी एक्शन हो रही है उसकी इक्वल एंड अपोजिट,
सो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दिस वर्ड कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगी। इट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। अब कंडीशन क्या होती है, पहली बात अपोजिट बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, सेम नेचर, सेम टाइम एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड। सारे जो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जितने भी लॉ हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम अनदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, आपको ये से अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD है क्या, ये सिस्टम या फिर कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर देन वन, सिस्टम एंड कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर देन वन बॉडी, ठीक है। यहाँ पर स्टेप्स होंगे कि किस किस स्टेप से आप किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले टेक दैट बॉडी सेपरेट फ्रॉम द सिस्टम एंड रिप्रेजेंट दैट बॉडी एज अ पॉइंट। बहुत सारी बॉडीज दे रखी होंगी हमारे पास, ठीक है, जिस बॉडी पर आपको फोर्स वगैरह निकालना है, मान लो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सेकंड पर निकालना है तो सेकंड बॉडी को बाहर निकाल लो और उसे पॉइंट की तरह एज्यूम करो। नेक्स्ट पॉइंट होगा आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, ठीक है, जितने भी फोर्स उस बॉडी पर लग रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो। एक थर्ड वाला लगा रहा होगा, ठीक है, और ये जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्स को उस बॉडी पर रिप्रेजेंट कर दो। रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस इन अ वेक्टर फॉर्म ऑन दैट बॉडी। नेक्स्ट, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये ब्लॉक्स दे रखे हैं, ठीक है। हर एक ब्लॉक का मास कितना दे रखा है, m दे रखा है। फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्स, अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 2 एंड 3 ब्लॉक, सेकेंड और थर्ड ब्लॉक के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सेकेंड और थर्ड के बीच में पूछ रहा है, तो सेकेंड और थर्ड को हम इधर बना लेते हैं, ठीक है। सेकेंड और थर्ड को बना लिया, ये रहा सेकेंड बॉडी, ये रहा थर्ड बॉडी। अब उसके ऊपर टोटल कितना मास है, हर एक का मास एम है, एम एम, ठीक है, और ये थर्ड वाले का कितना हो जाएगा, एम, टोटल मिलाकर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4m मास हो जाएगा, हो गया। अब कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है, 2 and 3 के बीच में, तो जितना फोर्स 2 1 पर लगाएगा और 2 थर्ड पर लगाएगा उतना ही फोर्स 3 वाला जो ब्लॉक है वो सेकंड पर लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 4mg, 4mg टोटल मास इस सेकंड के ऊपर कितना है, 4mg, यहाँ पर देख सकते हो, नेट 4mg नीचे आएगा और ये n नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाएगा, 4mg यहाँ पर निकाल पाएंगे हम। किस तरह से FGD ड्रॉ करेंगे और किस तरह से उनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट उसी तरह से इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है, 1 2 3 3 ब्लॉक रखे हुए हैं। अब हमको क्या है, सेकंड वाले पर निकालना है, तो ये क्या करेगा, नीचे वाला ऊपर वाले पर नॉर्मल और ऊपर वाला नीचे वाले पर लगाएगा, ठीक है। तो N1 ये हो जाएगा और ऊपर 4 kg वाला ब्लॉक N2 उस पर लगाएगा और 2 kg वाले पर और 2 kg वाले पर जो होगा वो 4 kg वाले पर लगाएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो हम इसके टोटल फोर्स जो है ड्रॉ कर रहे थे। अब यहाँ पर ये 4 kg हो गया, ये 6 kg के वो हो गया, मतलब हमने क्या किया, वही बॉडी को निकाला बाहर और उस पर जितने भी फोर्स लग रहे थे, नॉर्मल फोर्स जो भी फोर्स है वो उस पर ड्रॉ कर लिए, तो ये इसकी एवरेडी हो गई। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, जिस ब्लॉक पर नॉर्मल लेना है उसके अंदर एरो बना दो, ठीक है, जिस ब्लॉक पर आपको नॉर्मल लेना है उसके अंदर एरो बना दो, ठीक, कैसे कि मुझे इस ब्लॉक पर लेना है, ठीक है, इस ब्लॉक पर लेना है तो उसके अंदर एरो बनाना है,
ठीक है, इसके बाहर की तरफ नहीं, इसके अंदर एरो बनाओ जिस पर लेना है। तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो इस तरह से इसकी एफबीडी ड्रॉ हो जाएगी। और फोर्स इस पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, वो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, किन किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे ए टाइप हम बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट बॉडी। ठीक है, जब बॉडी को स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है, एक बॉडी, दो बॉडी, 10 बॉडी, 20 बॉडी, कितनी भी बॉडी को स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है और फोर्स लगाकर उन्हें खींचा जाता है। ठीक है, तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, किस तरह से टेंशन निकालनी है उस स्ट्रिंग में, तो उस तरह के सवाल होंगे। तो सबसे पहले फाइंड करना है T1 एंड T2। हमको क्या दे रखा है, फोर्स 45 न्यूटन लगा रहा है, 1 केजी, 6 केजी, 8 केजी का है। यहाँ पर दो रस्सियां दे रखी हैं, जिसमें एक में टेंशन फोर्स T1 एंड दूसरे में T2 होगा। ठीक, अब एक्सेलरेशन सबसे पहले कैसे निकालना है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो ए नेट जितना भी एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स है अपॉन टोटल मास। तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, 45 न्यूटन। कितना हो गया, 45 न्यूटन। और टोटल मास कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 8 और 6 14 हो जाएगा, और ए 15, तो टोटल 15, 14/15 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, टेंशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, T1 निकालना है। तो हम 8 केजी वाले का क्या बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, 8 केजी वाला लिखा, यहाँ पर T1 टेंशन हो रहा है और एक्सेलरेट क्या किधर कर रहा है, आगे की तरफ। एक्सेलरेशन कितना होगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एफ नेट जितना है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट क्या है, T1 जो आगे की तरफ लग रहा है, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना है ये हमने निकाला ही था, कितना हो जाएगा, 3। तो 8 24 24 न्यूटन यहाँ पर T1 आ जाएगा। दूसरा वैसे ही T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए हम इस वाले पर फोकस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो T2 इधर लग रहा है, 45 न्यूटन इधर लग रहा है, और एक्सेलरेशन 3 हमने निकाला ही है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना लग रहा है, 45 आगे की तरफ रन कर रहा है, बॉडी आगे की तरफ जा रही है। तो 45 माइनस, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, 45 माइनस का T2 इक्वल्स टू मास कितना है, 1 केजी का ब्लॉक है, 1 केजी इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 3। तो यहाँ पर T2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 माइनस का 3 इक्वल्स टू 42 न्यूटन। ठीक है, तो ये तो बेसिक तरीका रह गया, ये तो बेसिक तरीका हो गया कि बॉडी का एफवीडी ड्रॉ करके और सिंपल तरीके से आपको इसका क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा लीजेंट का तरीका देखो। क्या देखो कि सबसे पहले एक्सेलरेशन तो ऐसे ही निकालना है। एक्सेलरेशन क्या करना है, एफ जितना नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अपॉन मास, और ये यहाँ से 3 मीटर पर सेकेंड आ गया, कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सारे ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें मान लो T2 निकालना है। तो क्या करो, T2 निकालना है तो इसके पीछे वाला टोटल मास एज्यूम कर लो। ठीक है, T1 से शुरुआत करते हैं, एक मिनट। ठीक है, क्या करते हैं, T1 से शुरुआत करते हैं। T1 हमें निकालना है, और ये एक्सेलरेट कितने से हो रहा होगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो टोटल पीछे कितना मास हो गया, बोलो। T1 इक्वल्स टू कितना करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 8 हो गया, एक्सेलरेशन 3, डायरेक्ट 24 न्यूटन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 24 न्यूटन हो जाएगा। 24 न्यूटन यहाँ से T1 आ गया। अब T2 हमें निकालना है, T2 हमें निकालना है। तो क्या करना है, ये टोटल T1 किसको खींच के ले जा रहा है, इतने टोटल मास को लेके जा रहा है, T2 इसको खींच के ले जा रहा है। तो T2
इक्वल टू T2 के पीछे कितना मास है 8 प्लस 14, 8 प्लस 6 14 टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन इस सबका 3 से ही हो रहा था, तो 8 और 6 14 इंटू 3 14 28 होती है 42 42 न्यूटन। आंसर हमारा इससे भी 42 आ रहा है और पहले भी 42 आया था। ठीक है, तो सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्सेलरेशन निकालो और जहां से पूछा उसके पीछे का मास इंटू एक्सेलरेशन, जहां से पूछा उसके पीछे का मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जहां से टेंशन पूछा है उसके पीछे का जितना मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है बेसिक से और फास्ट तरीके से, दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड है पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, पुली ब्लॉक सिस्टम इस तरह से पुली होगी। ठीक है, अटैच कर दिया यहाँ मास m1 और मास m2, टेंशन T1 एंड T मतलब सेम रस्सी है तो T टेंशन लग रहा है। ठीक है, मास m1 और m2 और यहाँ से m1g और m2g लग रहा है। ठीक है, लेट बॉडी जो है m2 ज्यादा है, ठीक है, तो m2 की तरफ एक्सेलरेट करेगी, तो बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है और ये वाला ऊपर की तरफ चल रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एफ नेट जितना फोर्स लग रहा है इंटू एम नेट। एफ नेट कितना है, ये m2g माइनस, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम, नेट फोर्स निकालना है, तो m2g माइनस का m1g, तो यहाँ से m2 माइनस का m1g अपॉन नेट मास कितना है m1 प्लस m2। अब ये टेंशन जो यहाँ पर है वो कैसे निकालनी है, तो टेंशन का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखो, 2 m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सिंपल वही तरीका है, एफवीडी बनाकर एक की एफवीडी बनाओ, जितना भी फोर्स आ रहा है एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करके टेंशन निकालना है। ठीक, नेक्स्ट ब्लॉक है, इस तरह से रखा है, पुल्ली है, m1 m2 मासेस है, एक्सेलरेट करिए डाउनवर्ड, मास m2 ज्यादा है, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है और यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तब एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे, एफ नेट अपॉन एम नेट। एफ नेट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जो होगा m2g अपॉन m1 प्लस m2, और टेंशन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो याद रखो एक लटका हुआ है। ठीक है, इस तरीके से तुम याद रख सकते हो, यहाँ पर ट्रिक इस तरीके से याद रखोगे, देखो कि यहाँ पर दोनों लटके हुए हैं, तो यहाँ पर टू का फैक्टर आएगा, 2m1m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर देखो एक लटका है और एक लेटा हुआ है, ब्लॉक पर लेटा हुआ है, तो लटका हुआ एक है तो यहाँ पर एक ही आएगा, 1m1m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से तुम याद भी रख सकते हो पुली बेस्ड। नेक्स्ट आता है लिफ्ट प्रॉब्लम। ठीक है, लिफ्ट प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि हमारे पास लिफ्ट है, अब v वेलोसिटी कांस्टेंट से जा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ। अब कांस्टेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो गया। ठीक, फोर्स जीरो हो गया। अब इस पर, ठीक है, इस कालू राम पर फोर्स क्या लग रहा होगा भाई, देखो एक नॉर्मल लग रहा होगा जिस पर ये खड़ा हुआ है, ठीक है, वेइंग इस मशीन पर, तो वो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा रही होगी, और एम जी इस कालू राम का टोटल मास एम जी होगा, तो एम जी डाउनवर्ड लग रहा होगा, एम जी क्या होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। अब एफ नेट कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, एम ज्यादा, एन ज्यादा, एन माइनस का एम जी इक्वल्स टू 0, तो नॉर्मल जो होगा वो mg के बराबर आएगा। कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब नॉर्मल जो होगा वो mg के बराबर है। ठीक है, दूसरा केस होगा इसमें कि एक्सेलरेट कर रहा हो, ठीक है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी, तो एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऊपर तो n ज्यादा माइनस का कम माइनस का mg, ये नेट फोर्स हो गया इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x a प्लस जी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो a प्लस जी, याद रखना नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट, अब बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो
फिर से वही F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, m ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही है तो m माइनस का नॉर्मल इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से नॉर्मल क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू एम जी माइनस का ए। ठीक है, तो यहाँ पर g माइनस का ए नीचे आएगा तो g माइनस का ए, ऊपर जाएगा तो g प्लस ए, नीचे आएगा तो g माइनस का ए, ऊपर जाएगा तो g प्लस ए, याद रखना। ठीक है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो फोर्स जीरो, तो नॉर्मल mg के बराबर होगा। ठीक है, तो लिफ्ट के तीनों प्रॉब्लम्स जो थे वो निपट गए, खत्म। नेक्स्ट टाइप है रॉकेट प्रोपल्सन प्रॉब्लम, जिसमें वेरिएबल मास सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है, वेरिएबल मास सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये हमारे पास रॉकेट है, एम नॉट इसका इनिशियल मास दे रखा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी, जो डाउनवर्ड है, और रॉकेट का एक्सेलरेशन ए है जो अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से रॉकेट से जो भी गैसेस निकल रही हैं, वेलोसिटी ऑफ गैस v दे रखी है। ठीक, और जो मास निकल रहा है वो dm बाई dt वेरिएबल मास है, इसे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ मास। ठीक है, रेट ऑफ बर्निंग मास जितना भी दे रखा है dm बाई dt हो जाएगा। अब यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ये अपवर्ड मोशन कर पा रहा है। ठीक है, जो भी रॉकेट है थ्रस्ट फोर्स की वजह से अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो वो थ्रस्ट फोर्स जो होगा v dm बाई dt, बताया था वेरिएबल मास सिस्टम में dm बाई dt मास वेरिएबल होता है। ठीक, तो वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, v dm बाई dt। ठीक, अब एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट एट अ टाइम t, किसी भी टाइम t पर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ पर v dm बाई dt, ये तो मास फोर्स हो गया, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एम नॉट जो इनिशियल मास था। ठीक है, एम नॉट क्या था, इनिशियल मास था, माइनस का dm बाई dt इंटू टी डॉट ए, टी टाइम पर एक्सेलरेशन प्लस जी। ठीक है, अब वर्ड में जी प्लस ए करते हैं, अभी बोला था पीछे, तो एक्सेलरेशन क्या निकल कर आएगा किसी टाइम टी पर, वी डी एम बाई डी टी अपॉन एम नॉट जो इनिशियल मास था, माइनस का डी एम बाई डी टी इंटू टी माइनस का जी। ठीक है, तो फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, अब इनिशियल एक्सेलरेशन जब टी बराबर जीरो होगा तो क्या करना है, सिंपल से है, अगर इनिशियल एक्सेलरेशन पूछ दे तो आपको क्या करना है, ये वाला जो टर्म है ये dm बाई डी टी इंटू टी, इसे क्या कर देना है, जीरो कर देना है t बराबर जीरो पर, तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन इनिशियल ए नॉट जो भी था v dm बाई डी टी अपॉन एम नॉट माइनस का जी। ठीक है, माइनस का जी, इस तरह से हमारा इनिशियल एक्सेलरेशन अगर हमसे पूछ रहा है तो ये बचेगा। बस इतना याद रखना, दो दो फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये वाला टर्म जो होगा वो जीरो हो जाएगा, बाकी एज इट इज सब कुछ लिखा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट गन बुलेट प्रॉब्लम, कंजर्वेशन ऑफ मास, किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास गन बुलेट सिस्टम। तो ये हमारे पास एकदम से बुलेट है और गन है। ठीक, तो यहाँ पर ये गन का मास m है और गन की वेलोसिटी vg दे रखी है। ठीक है, और हमारे पास ये बुलेट है, उसका मास स्मॉल m है और v इसकी वेलोसिटी दे रखी है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, और हमें पता है F जो भी एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी पी वाई डी टी। अगर ये फोर्स नेट जीरो है तो P क्या होगा, ये कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो P इनिशियल जो होगा वो P फाइनल के बराबर होगा। ठीक है, वही लिखा है यहाँ, P इनिशियल जो होगा वो P फाइनल के बराबर होगा, तो m इंटू वी, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ से m मास जो भी बुलेट का है इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस का मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल आएगा,
वेलोसिटी ऑफ गन Vg इक्वल्स टू m इंटू बुलेट की जो भी वेलोसिटी है अपॉन मास ऑफ गन। तो ये रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगा यहाँ से। अब फोर्स ऑन वन बुलेट कितना होगा, pv इंटू टी, m इंटू वी वी जो भी बुलेट निकल कर गई है उसकी वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर फोर्स मिल जाएगा किसी भी एक बुलेट बुलेट का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या बोला है, एन बुलेट पर सेकेंड फायर हो रही है। कोई भी गन दे रखी है वहां से एन बुलेट पर सेकेंड फायर हो रही है। फोर्स ऑन एन बुलेट्स क्या होगा, तो एन से मल्टीप्लाई कर देना है। एक बुलेट के लिए इतना है तो एन के लिए कितना होगा, एन इंटू एम वी वी अपॉन टी, ठीक है। और यहाँ बोला है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, तो एन बाई टी को हम स्मॉल एन लिख ले रहे हैं, तो एन बाई टी को स्मॉल लिख लो। नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड इंटू मास वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी हो जाए। अब क्या बोल रहा है, सेम एज फोर्स ऑफ गन व्हेन एन बुलेट जो है फायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर गन बुलेट सिस्टम जो कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड था, फोर्स कैसे निकालेगा, एन बुलेट का फोर्स किस तरह से निकालना है, तो उस तरह के फॉर्मुलेट क्वेश्चंस आते हैं, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले बेस्ड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्लाइन प्लेन जो है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से एक बेस है, यहाँ पर एंगल अल्फा है, यहाँ पर एंगल बीटा बना हुआ है। कोई भी मास m1 है एंड मास m2 है और पुली से कनेक्ट है। अब मान लेते हैं m2 ज्यादा है और उसकी तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हम फोर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फोर्स को कैसे, तो यहाँ पर m1 था, m1 उसका एक कंपोनेंट m1 g cos अल्फा इधर होगा और m1g sin अल्फा इस डायरेक्शन में होगा। उसी तरह से जब हम इसके कंपोनेंट करेंगे m2 के, तो m2g sin बीटा इधर होगा और यहाँ पर कहीं होगा m1g cos बीटा, ठीक। तो हमें मतलब है सिर्फ किससे, हमें मतलब है cos कंपोनेंट से, ठीक है, जो इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड खींचने का काम कर रहे हैं। कौन सा, m1g sin अल्फा और m2g sin बीटा। अब एक्सेलरेशन क्या निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास जितना भी दे रखा है बॉडी का। तो यहाँ पर ज्यादा कौन सा है, हमने इधर एक्सेलरेट करा है तो हम इससे ज्यादा मान के चल रहे थे, मतलब m2g sin बीटा माइनस का m1g sin अल्फा, ठीक है। नेट फोर्स आ गया अपॉन टोटल मास क्या है m1 m2, टोटल मास क्या हो गया m1 m2। तो डायरेक्ट पीछे जैसे किया था वैसा ही है। अब क्या बोल रहा है, अगर तुम्हारा ए नेगेटिव आ रहा है तो तुमने जो डायरेक्शन ली है वो उल्ट अलग होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी अगर नेगेटिव आ रहा है तो, ठीक है, अदरवाइज तुम्हारा ठीक ही होगा। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट मोशन, इसमें क्या है, m1 m2 बॉडी है, ठीक है, मल्टीपल पुलीज कनेक्ट कर दी गई हैं स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल तुमको क्या करना है, टेंशन इनटू जो भी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो T1 x1 T2 x2 T1 v1 इक्वल्स टू T2 v2 T1 a1 T2 a2, ठीक है। जैसे मान लो ये m1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, ये m2 ब्लॉक है और इसका एक्सेलरेशन a2 है। यहाँ पर हमने पुल्ली को कनेक्ट किया है विद अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर टेंशन T है तो ये सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पर भी टेंशन T होगी, यहाँ पर सेम स्ट्रिंग टेंशन T T। अब यहाँ आइए इस ट्रांजिशन पर क्या हो जाएगा, 2T होगा, एक T है एक T है 2T। इस पुली के यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, 2T हो जाएगी, T एंड T यहाँ पर 2T हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन के बारे में रिलेशन बताना है, तो T1 A1 इक्वल्स टू T2 E2। तो इस मास को कनेक्ट करने वाली जो
स्ट्रिंग है उस पर कितना टेंशन आ रहा है 2t, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2t। एक्सेलरेशन कितना है इसका a1 है, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये 2t ये वाला रहा, ठीक है, इस मास से, और एक t ये कनेक्ट है, तो यहाँ पर नेट टेंशन कितना हो जाएगा 3t इंटू इसका एक्सेलरेशन a2, तो 2a इक्वल्स टू 3a2, कितना आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 3a2, a1 a2 में रिलेशन फाइंड आउट हो गया। ठीक, उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, जैसे एक मास हमारे पास m रखा है, ठीक, ये कनेक्ट किया गया है इस तरह से यहाँ पुली से, और v वेलोसिटी से इसे खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर टेंशन t होगी, सेम है टेंशन t होगी, और ये वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो यहाँ पर जो ये टेंशन का कंपोनेंट आएगा वो t साइन थीटा होगा, ठीक है, उसको आगे ले जाने के लिए कौन सा होगा t साइन थीटा, ठीक, तो वेलोसिटी के साथ यहाँ पर करना है, तो t1 v1 इक्वल्स टू t2 v2। अब यहाँ पर टेंशन का कौन सा जो इसे आगे खींचने में काम कर रहा है, तो t साइन थीटा हो जाएगा, तो टेंशन कौन जाएगा t साइन थीटा, ठीक है। इनिशियली u हमें ये फाइंड आउट करना है, तो u लिखा इक्वल्स टू टेंशन यहाँ पर t और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v, तो t इंटू v, तो यहाँ से u क्या निकल कर आएगा v अपॉन साइन थीटा, ठीक है, क्या निकल कर आएगा v अपॉन साइन थीटा, ठीक। तो इस तरह से कंस्ट्रेंट के सवाल जब करनी है तो ये याद रखो कि t1 x1 इक्वल टू t2 x2, t1 v1 इक्वल टू t2 v2, t1 a1 इक्वल टू t2 a2। नेक्स्ट है स्यूडो फोर्स, ठीक है, नॉन रियल फोर्स होता है बट अ रियल इफेक्ट, ठीक है, एक्चुअल में ये नॉन रियल फोर्स है बट इसका इफेक्ट कैसा होता है, रियल होता है। वैलिड कब होता है ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम पर, ठीक है, कब होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पर। नॉन इनर्शियल फ्रेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब उस फ्रेम का एक्सेलरेशन हो रहा हो, ठीक है, ठीक, तो उस पर हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी एक कार्ट है, उसमें मास कोई m लटकाया है और वो वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है और एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, क्या बोला, एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगी, ठीक है, तो उसका कैसे हम सॉल्व करेंगे, वहां पर स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जहां पर बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है, ठीक, तो ये मास m है, इसकी एफवीडी बनाएंगे, ठीक है, बताया था एफवीडी पे क्या, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उतने उस पर चिपका दो, ठीक है, तो सबसे पहले ये रस्सी से यहाँ बंधा है तो उस पर टेंशन होगी टी, टी का एक कंपोनेंट टी साइन थीटा एंड टी कॉस थीटा, दूसरा फोर्स एम जी नीचे की तरफ इसका मास की वजह से लग रहा है एम जी, ठीक, अब ये जो फोर्स है एम ए, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, जिधर एक्सेलरेट करे उसकी अपोजिट, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या है, एक स्यूडो फोर्स है, कब आया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक। अब आपको क्या करना है, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए, फोर्स को बैलेंस करो, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, तो एम ए हो जाएगा, और टी कॉस थीटा जो है उसके अपोजिट में क्या है, एम जी, एम जी, ठीक, तो टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी टेन थीटा, आपको याद रखना है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी टेन थीटा। टेंशन कितना होगा, टेंशन हो जाएगा ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, टेंशन कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इफेक्टिव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ ब्लॉक रखे होते हैं किसी भी ट्रायंगुलर बैच पर, ठीक है, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड किस तरह से आपको एफबीडी बनानी है उसको देखना है, तो मास है इस तरह से मास, और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसको हम एफ फोर्स देकर आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस मास के कंपोनेंट करेंगे तो ए वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा हो जाएगा, नेक्स्ट जो होगा ये एम जी कॉस थीटा, और ये यहाँ पर इन दोनों के कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, इसकी एफबीडी कैसे बनाए,
तो हमने मास लिया, उस मास को पकड़ा, जितने भी फोर्स है उतने सारे फोर्सेस पर चिपका देंगे, ठीक है। नॉर्मल ऊपर की तरफ, एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड, एम जी कॉस थीटा इधर हो जाएगा। अब स्यूडो फोर्स को कॉन्सेप्ट क्या है, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट में, ठीक है, एम ए को चिपका दो। आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही थी, आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ एम इंटू ए स्यूडो फोर्स यहाँ पर लगा दिया, ठीक। अब इस एम ए के कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एम ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट एम ए साइन थीटा हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब एफ बी डी बन गई। अब केस क्या आता है, फॉर नो स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक, ठीक है। मतलब ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब जितने ऊपर फोर्स लग रहा है उतने नीचे, जितना आगे उतना पीछे, ठीक है, जितने भी फोर्स को बैलेंस करना है, ठीक है। अब पहला केस है एक्सेलरेशन, मतलब एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो फिर से टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जी टेन थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी टेन थीटा। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है जी टेन थीटा से, तो ब्लॉक अपवर्ड ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, मूव। और अगर एक्सेलरेशन कम है जी टेन थीटा से, तो ब्लॉक डाउन मूव करेगा, ठीक। और यहाँ से F इक्वल टू एम इंटू ए, टोटल मास m प्लस एम, उस बेज का और उसका, इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को जी टेन थीटा लिखेंगे। तो फोर्स पूछे तो फोर्स भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए, और m प्लस एम, ए को क्या लिख लेंगे, जी टेन थीटा। तो फोर्स हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा ये पता चल जाएगा, ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा, दोनों कंडीशन पता है। एक्सेलरेशन ज्यादा होगा जी टेन थीटा से अपवर्ड, और कम होगा तो डाउनवर्ड, ठीक है। सेकंड केस होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या था, जी साइन थीटा, ये दोनों कंपोनेंट काम करेंगे नॉर्मल के बराबर, तो उसको हम दोनों को इसके बराबर रख देंगे, एन इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल यहाँ से क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, फोर्स एक्सर्ट बाई वेज ऑन द ब्लॉक, ठीक है। कितना हो जाएगा ये फोर्स, वेज के द्वारा ब्लॉक पर लगाया गया फोर्स, एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा के बराबर। नेक्स्ट, फॉर फ्री फॉल ऑफ ब्लॉक, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब ये नॉर्मल जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसे जीरो कर दिया है, ठीक है। उसे जीरो करने के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, जी कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा। अब यहाँ पर फोर्स अगर हमें लिखना है, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पर जी कॉट थीटा, ठीक। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे, बेच बैच पर रखकर सिर्फ फोर्स किस तरह से अप्लाई हो रहा है उस पर बेस्ड, ओके।